सो फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में रोल्ट लॉ का सेकंड केस देखा था। तो वो क्या था? दैट इज हमने क्या किया था, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, जिससे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया था। और उसकी हमने क्या किया था, एक फैक्टर निकाला था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसके लिए। ठीक है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में रिलेटिवली कमी आ गई। ठीक है, तो उसको हमने किसके इक्वल रखा था, दैट इज इक्वल्स टू XB। ये हमने प्रूव किया था कल, आप लोगों को पता होगा। सो फाइनली RLVP किसको बोलते हैं, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई pure condition vapor pressure of solvent which is equals to the mole fraction of solute। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि relative lowering of vapor pressure is completely depends upon the mole fraction of solute। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक colligative property है गाइस। हमारा अगला टॉपिक भी यही है, राइट डाउन colligative property। सो लिखिए मेरे साथ साथ colligative property। सो colligative property, colligative property। सो हमें ये पढ़ना है आज। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर एनी होमोजेनस सॉल्यूशंस आर दोज which only depends upon the quantity of solute। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे। इनका ना तो सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना होता है, यानी कि सॉल्यूट का नेचर उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी मैटर करती है। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप नोट लगा लीजिए, लिखिए मेरे साथ, नोट द नेचर ऑफ सॉल्यूट does not affect any colligative property। किसी भी colligative प्रॉपर्टी को सॉल्यूट का नेचर अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसकी क्वांटिटी इफेक्ट करती है। जी मैं आपको आगे बताऊंगा भी, साथ लिख लीजिए, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट may affect दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हालांकि सॉल्वेंट जो है उसका नेचर जरूर अफेक्ट कर सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे मैं आपको इन दोनों को भी प्रूव करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं चार तरह की। सो लिखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर वन इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें यहां पर पढ़ना है, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसका नाम क्या है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें RLVP अगर आप ध्यान से देखो तो कंप्लीटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर कंप्लीटली डिपेंड कर रही है, जो कि यहां पर लिखा भी और हमने प्रूव भी किया था इसको कि RLVP कंप्लीटली XB पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने खत्म कर ली। अब बाकी बची हैं 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमें करना है। कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये हमें 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करनी है। जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा जो चैप्टर है वो 80 to 85% फिनिश हो जाएगा। फिर एक ही टॉपिक बचेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये बहुत सिंपल है, अब बिल्कुल हम लोग एंडिंग पॉइंट पर ही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितना जल्दी ये हो जाएगा उतनी जल्दी चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसपे से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग वो करते हैं, उसके बाद हम लोग ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो फटाफट से अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो टॉपिक लिखिए और इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक क्या रहेगा आपको जो नोट डाउन करना है वो, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए चलिए गाइस, अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखिए आइडियल सॉल्यूशन। लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस, पॉइंट आउट करना है आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस which follow the Roldt law for the entire range of concentration। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब समझिए, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो कि रोल्ट लॉ को फॉलो करे हर कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पर। आप लोग याद करिए, कल हम लोगों ने क्या किया था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, रोल्ट लॉ के लिए हम लोगों ने फर्स्ट केस में ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ कैसा था याद करिए, ये प्रेशर था, ये मोल फ्रैक्शन था, ठीक है। हमने एक लाइन यहां पर यूं खींचा था, याद होगा आप लोगों को, पता है आप लोगों को, एक हमने लाइन यूं खींचा था और फाइनली ये हमारा टोटल प्रेशर था। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो टोटल प्रेशर ये था PT विच इज इक्वल टू PA प्लस PB, याद है, ये हमारे लिए PA था, ये हमारे लिए PB था, ठीक है। सो आप लोगों को पता होगा ये चीज तो। और यहां पर हमने क्या किया था, XA की वैल्यू 0 रखी थी, यहां पर XA की वैल्यू 1 रखी थी, यहां पर XB की वैल्यू 1 रखी थी और यहां पर XB की वैल्यू 0 रखी थी। ये हमने कल ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था, इसी को रोल्ट लॉ का ग्राफ कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कंप्लीटली इस ग्राफ को फॉलो करते हैं हर एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर, हर एक कॉन्सेंट्रेशन की रेंज पर। नीचे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखी हैं, जैसा ये ग्राफ बना हुआ अगर सॉल्यूशन उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो फाइनली वो कैसा है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब वहां पर कोई भी डेविएशन नहीं आना चाहिए ग्राफ के, ना नीचे ना ऊपर, एज इट इज ग्राफ को फॉलो करे, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस इन विच मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस इन विच P theoretical is always equals to P observed। मतलब समझिए, यहां पर आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर उनका थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल आए। थ्योरेटिकल प्रेशर कैसा और ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसा, देखिए थ्योरेटिकल प्रेशर कल आपने निकाला था PT, कैसे निकाला था, दैट इज PA प्लस PB, याद है आप लोगों को। और उसके लिए PA का वैल्यू कितना था, दैट इज PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ये आप लोगों को पता होगा। या फिर हमने XA या फिर XB का वैल्यू रख दिया था, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ा था, याद है। यहां से जो आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल प्रेशर है। और अब आप ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास इसके लिए मीटर्स होते हैं, मीटर से हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल में प्रेशर कितना आ रहा है। तो अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आया सबको, ये थ्योरेटिकल प्रेशर है और ऑब्जर्व्ड प्रेशर आपको किसी भी मीटर से मिल जाएगा। प्रेशर बैरोमीटर से मेजर करते हैं हम लोग, बैरोमीटर से अगर आप उस सॉल्यूशन का प्रेशर नाप लोगे तो अगर वो थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्वल आ गया तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ये दूसरा केस हो गया। मैं वापस बता देता हूं, पहला केस, अगर पूरी रेंज में कोई भी सॉल्यूशन इस ग्राफ को, यानी कि जो रोल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे, वो हमारे लिए क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, जिसका थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल आ जाए, वो हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तीसरा, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस इन विच डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, मैं लिख देता हूं, डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा V का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा V ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया, बड़े ध्यान से समझिएगा। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं यहां पर डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, यहां पर सपोज कि मैंने यहां पर एक सोल्यूट लिया जिसको मैंने A बोल दिया, और वो कितना है, सपोज वो है 5 ml, मान लेते हैं। हमने एक सॉल्वेंट लिया जिसको मैंने B बोल दिया और वो भी कितना है, 5 ml, ये भी मान लेते हैं। अब मैंने इससे एक नया सॉल्यूशन तैयार किया, दोनों को ऐड करके, प्लस करके, दिख रहा है।
अगर मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन तैयार किया है और वो अगर निकल के आता है 10 ml, जरा ध्यान से चेक करो, ये हमारा सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स किया, इसको इस बीकर में डाल दिया, इसको भी इस बीकर में डाल दिया और फाइनली वो 10 ml निकल के आए, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। यहां पर आपने एक बीकर और एक बीकर को मिक्स किया और फाइनली ये 5 ml था, ये 5 ml था और फाइनली ये भी कितना आ रहा है, 5 और 5 10 ही ml आ रहा है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे लिए एक आइडियल सॉल्यूशन है। सबको समझ में आ गया। और यहां पर डेल्टा बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको डेल्टा बी का वैल्यू निकालना है, दैट इज वी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये आप लिख लीजिए, आपको काम देगा। ये फॉर्मूला है डेल्टा वी निकालने का, दैट इज वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वी ऑफ सॉल्यूट प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 5, सॉल्वेंट कितना है 5, ये भी कितना हुआ 10, ये भी कितना हुआ 10, दिखाई दे रहा है। तो फाइनली डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई 0। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट कि यहां पर थर्ड जो फैक्टर है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है जहां पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, जो मैं यहीं लिख देता हूं। फाइनली फोर्थ पॉइंट क्या है, लिखिए, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज, ideal solutions are those in which A intermolecule attraction and B intermolecule attraction is equals to AB intermolecule attraction। दोबारा बोल देता हूं, देखिए लिख लीजिए मेरे साथ साथ। Ideal solutions are those in which AA intermolecular attraction and BB intermolecular attraction is equals to AB intermolecular attraction। AA intermolecular attraction को आप यूं भी लिख सकते हो, solute intermolecular attraction, solvent intermolecular attraction, ठीक है, solvent intermolecular attraction ये किसके इक्वल होंगे, solute intermolecular attraction के इक्वल होंगे, solute intermolecular attraction के इक्वल होंगे। सबसे पहले लिख लो फिर समझाता हूं। लिख लिया सब लोगों ने? सो फाइनली इसका मतलब समझें कि यहां पर हमने क्या किया, जरा चेक करो। मैं ऊपर अप कर देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया तो चलो आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। सो फाइनली जरा इस पॉइंट को समझे जो मैंने आपको लिखवाया है, जरा चेक कीजिए वो पॉइंट क्या कहता है आपसे। नाउ लुक एट इट। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, सपोज ये हमारे पास सॉल्यूट है जिसको ए बोल रहे थे, और ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, और ये हमारे पास बी है, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इक्वल है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो, आपने इसको इसके अंदर और इसको इसके अंदर डाल के सॉल्यूशन तैयार किया, और सॉल्यूशन में अब क्या होने वाला है, ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने वाला है। तो यहां पर ये ए है, ये बी है। तो मैं यहां पर ये पॉइंट कहना चाहता हूं कि जो ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और जो बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के। ये ए है, ये बी है, और ये है ए बी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये फोर्थ थिंग है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है आइडियल सॉल्यूशन के केस में। फाइनली मैं इसको समराइज भी कराऊंगा, बट बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, वैन वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कईयों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बट वो सारे के सारे वीक बॉन्ड्स हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट इज वैन वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, यहां पर जो वैन वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां पर जो वैन वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होंगे तीनों केसेस में। अगर ऐसा हुआ तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब फाइनल लास्ट पर चलते हैं। देखिए फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, सो फाइनली व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, विच इज लास्ट पॉइंट। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लिखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन which change in enthalpy of solution is always equals to 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। change in enthalpy of solution is always equals to 0। अब इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझें, उसके बाद मैं आपको इनके एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, तो जरा देखें। सो आइए अब जानते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 कैसे हो गई। तो जरा चेक करो,
इसको बड़े ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर ए और बीबी के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है ए बी के मॉलिक्यूल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो जरा देखिए यहां पर हुआ क्या है, जरा चेक करो। सबसे पहले ए और ए जो कि सोल्यूट है, उनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बॉन्ड के थ्रू दिखा देते हैं, और साथ ही साथ बी और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बॉन्ड से दिखा देते हैं। और फाइनली यहां पर ए और बी को जब आपने मिक्स किया तो आपके पास यहां पर ए बी बना। अब आप बताइए कि ए बी कितने बनेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर कितने, 2A 2B, तो यहां पर मैं 2 लगा दूं। अब जरा ध्यान से देखिए ये हुआ कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स में ए और बी के मिक्सिंग से ए बी कैसे बना होगा। तो सबसे पहले आपको ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, उसी के साथ ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब खास बात पर आते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल है तो यहां पर इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कितनी एनर्जी दी, 10, यहां पर कितनी दी, 10। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली जरा देखिए यहां पर 10 एनर्जी दी, यहां पर 10 एनर्जी दी, और यहां पर आपको पता होना चाहिए जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए यहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ तीनों की इक्वल है, तो बताइए यहां पर बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, इक्वल है तो यहां भी 10 ही होगी। कितनी रिलीज होगी, देखिए 2 टाइम्स। ए बी कितने मॉलिक्यूल यहां पर, ए बी के टाइप के कितने यहां पर आपको सब्सटेंसेस हैं, 2, तो फाइनली 2 टाइम्स रिलीज होगी, तो 2 × 10। अब देखिए आपने लगाई कितनी, यहां पर ये आपने डिलीवर की है, लगाई है, तो यहां पर आपने लगाई कितनी एनर्जी जरा चेक करो, सप्लाई कितनी की, 20। सबको समझ में आ गया, ये तो प्लस में होगी। रिलीज कितनी हुई, -20, ये रिलीज हो गई है। इतनी आपने दी, इतनी रिलीज हो गई। ओवरऑल डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो गया, 0। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूं, ये +20 आपने एनर्जी दी और ये 20 एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब यहां से जो रिलीज हुई वही लग गई, ऐसा समझें। तो हमने बाहर से एनर्जी दी क्या, नो एंथैल्पी गिवन। सो फाइनली यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो गया, सो फाइनली डेल्टा एच का वैल्यू यहां पर 0 हो गया, मतलब ये निकलता है इसका, ठीक है। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं फाइनली एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि मैंने आपको क्या करवाया और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया आपने। तो चलिए अब मैं आपको यहीं पे इसको समराइज करके इसके एग्जांपल दे देता हूं आइडियल सॉल्यूशन के, तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा। सो फाइनली 5 पॉइंट है जिसको आपको गौर से देखना होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पर सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि रोल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे। देखिए जरा ध्यान से, रोल्ट लॉ कौन सा, ये वाला याद करो, ये हमारा रोल्ट लॉ का था। इस ग्राफ को कंप्लीटली अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन फॉलोइंग रोल्ट लॉ। पहला पॉइंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो गया, तो समरी लिख लो, आपको याद रह जाएगा, फॉलोइंग रोल्ट लॉ। समझ पा रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहां पर P थ्योरेटिकल इज ऑलवेज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहा हूं, सीधे सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जहां पर डेल्टा V का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा V का वैल्यू 0 होता है। यह आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कौन सा हुआ, ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर ए के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बी के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इक्वल होता है किसके, ए बी के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के। पांचवा पॉइंट क्या है, ऐसे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं जहां पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होती है, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होता है, थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल होता है, रोल्ट लॉ को फॉलो करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो आप इनके एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए और बड़े ध्यान से इसको समझिए। लिखिए एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन बनाना थोड़ा सा इंपॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देता हूं। बहुत बार सीधे पूछे जाते हैं कि यहां पर जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, तो देखिए यहां पर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए जैसे कि बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बेंजीन एंड टोल्यूइन। अगर आप इनको मिक्स करते हैं तो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो देखिए बेंजीन क्या होता है, इसको आप बेंजीन कहते हैं। देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। नाउ दिस इज बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। और टोल्यूइन किसको बोलते हैं, टोल्यूइन इसको बोलते हैं। नाउ लुक एट इट, नाउ दिस इज टोल्यूइन। यहां पर C7 है और H कितने जरा चेक करो, H होंगे यहां पर 8,
इसको टोल्यूइन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के लगाया ना आपने, 6 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया, 5 बचे और 3 ये रहे, 8, इसको टोल्यूइन कहते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, यहां पर एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टीन, ठीक है। ये एग्जांपल भी किसका होता है, ये तो बहुत सिंपल है, एन हेक्सेन, ये देखिए एन हेक्सेन मतलब C6 कार्बन कितने होंगे 6 और हाइड्रोजन कितने होंगे टोटल 2n प्लस 2, सो फाइनली यहां पर कार्बन 6 हुए तो हाइड्रोजन होंगे टोटल 14, ठीक है। और एन हेप्टेन का मतलब कार्बन 7 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे 16, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी किसका हो गया, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और दे देता हूं। नाउ थर्ड एग्जांपल इज, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, यहां पर पता है खास बात क्या है, ये अगर इनके मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट आसपास हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन टोल्यूइन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर इथेन क्लोराइड, आप वो एग्जांपल भी ले सकते हैं, इथेन क्लोराइड, ठीक है, एंड इथेन ब्रोमाइड, इथेन ब्रोमाइड। ऐसे एग्जांपल्स आपको किसके किसके मिलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के मिलेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, बेंजीन टोल्यूइन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, इथेन क्लोराइड, इथेन ब्रोमाइड, ऐसे एग्जांपल आपको किसके होंगे, आइडियल सॉल्यूशन के। सो आई होप आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ेगा। ये 5 पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। और अगर ये 5 पॉइंट फॉलो होते हैं तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। हम इसके रिगार्डिंग हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, टिल देन इसको बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए 2 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज मैं समझाऊं, लेकिन आपको इनका वेट नहीं करना है। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स मैं अपलोडेड कर चुका हूं, अपलोडेड है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी अपलोडेड है और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, उनको साथ ही साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कई लोग बच्चे बोलते हैं कि 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करो। सो देखिए यहां पर मैं आपको खत्म करने हैं चैप्टर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप, मुझे समझाना पड़ेगा, एक एक बच्चे को लेके चलना पड़ेगा, मुझे कमजोर को भी देखना है, मुझे मीडियम लेवल को भी देखना है, मुझे इंटेलिजेंट को भी देखना है। सो उस वे से मैं यहां पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग सिर्फ इतना कीजिए कि जिसको लगता है कि मुझे पूरा समझ में आ गया वो अगला चैप्टर खुद से शुरू कर सकता है। और बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे 2-3 ही वीडियो हैं, नहीं बच्चों 600 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। आप एक बार जैसे ही आप अनअकैडमी पर जाओगे वहां पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, 12 से 13 चैप्टर तो वहां पे चल रहे हैं। इसके अलावा यहां पे यूट्यूब पे भी 380-390 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उसमें आपके काम की वीडियोस बहुत है जिनमें चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको। आप शुरू करें नया चैप्टर, और जब मैं यहां कराऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तो आपका कोर्स जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आपको प्लान करना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम यहां पर चल रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े इस प्रोग्राम से, तो मुझे सबको लेके चलना है यहां पे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपका आज का भी होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, डेली आप होमवर्क को नोट डाउन जरूर करें। यहां पर जैसे आप ये वीडियो फिनिश कर लें 5 मिनट के बाद आप क्या कीजिए, उसको शुरू करें, अपने दूसरे वाले होमवर्क को उसको कंप्लीट करें और फिर किसी ना किसी लेक्चर पर या चैप्टर पर चले जाएं, अनअकैडमी पे चले जाएं या फिर आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लीजिए, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।